हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी रिटर्न, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B, जीएसटी की रिटर्न्स के लिए कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो कि आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त नहीं करनी है, वो भी ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होता है। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट यूजर नेम पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर है तो यहाँ पर क्लिक हियर करके अपना यूजर नेम जनरेट कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेता हूँ। ध्यान रहे, अगर आपका बिजनेस रन नहीं हो रहा है, आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तब भी आपको नील की रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपके सेल्स के इनवॉइस हैं, परचेज के इनवॉइस हैं, कुछ ऐसे रिटर्न हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती है, कुछ आपको यहाँ पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो यूजर नेम पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको फाइल रिटर्न पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आपको पीरियड सेलेक्ट करना होगा। जैसे अब यहाँ पर 5 मंथ के लिए फाइल कर रहा हूँ, सर्च पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ इस टाइप का व्यू आएगा। अब इन वाली जो रिटर्न है इनको ध्यान से समझिएगा। जीएसटीआर 1 आपकी सेल की रिटर्न है। जो भी आप सेल करते हैं, वो B2B पर्सन को कर रहे हो, B2C को कर रहे हो, या फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको जीएसटीआर 1 में अपलोड करनी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आप जीएसटीआर 1 जिनको आपने सेल किया है B2B में, जो B2B रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, जब आप इसको फाइल कर देते हैं तो यहाँ पर जो है 14 के बाद समरी जनरेट होती है और वो जो डिटेल्स है आपकी वो जीएसटीआर 2A में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ध्यान में, ये जो रिटर्न्स है केवल व्यू पर्पज के लिए है। आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है वो एक्चुअल बेसिस करना होता है। आपने जीएसटीआर 1 भरी, इसमें B2B सप्लाई दी, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी यहाँ पर 2A और 2B जनरेट होती है। जो यहाँ पर 2A आपकी जनरेट होगी वो यहाँ पर मंथ वाइज डाटा डिटेल्स उसमें आएगी। आपने जिस मंथ में जो इनवॉइस अपलोड किया होगा वो डिटेल उसी मंथ में ही 2A में रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप किसी मंथ का इनवॉइस, जैसे कि फैब मंथ का इनवॉइस मार्च में अपलोड कर देते हैं, तो वो फैब में 2A की जो फैब की 2A है उसमें जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर क्लेम करने के लिए आपको, अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर जो कि 11 तारीख होती है वहाँ पर फाइल नहीं किया, उसको आप अगर बाद में फाइल करेंगे तो जिस मंथ में आप उसको फाइल कर रहे हैं उस मंथ की 2B में वो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है आपका कोई अप्रैल का इनवॉइस था जो कि आपने अप्रैल में फाइल कर दिया विद इन ड्यू डेट, यानी कि अप्रैल की जो ड्यू डेट होती है वो यहाँ पर अप्रैल के इनवॉइस के लिए आपको 11 मई तक फाइल करना था। अगर आपने टाइमली फाइल कर दिया तो वो आपके 2A में भी उसी मंथ में दिखेगा, 2B में सेम में दिखेगा। लेकिन अगर आपने उसको जून में फाइल किया तो वो क्या होगा कि जो 2A है वो मई की 2A में ही जाएगा, लेकिन वो जो रिफ्लेक्ट है वो आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट मंथ में क्लेम करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 2B आप ये कह सकते हैं कि जिस मंथ में आप उसको अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि आपने 11th के बाद अपलोड किया है, फर्दर मंथ में अपलोड किया, तो जिस मंथ के लिए आप इसको अपलोड करेंगे उस मंथ की 2B में आपको देखने के लिए मिलेगा और क्लेम भी आप 2B के बेस पर ही कर पाएंगे। जीएसटीआर 1 एज एन सेलर आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। एज एन सेलर आपको जो है 3B यहाँ पर फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। ये जो दो रिटर्न है आपकी 2B और 2A, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न है, इसमें आपको कुछ भी सबमिट करने का ऑप्शन नहीं भी आता है। तभी इनमें यहाँ पर केवल व्यू का ऑप्शन दिया गया है, डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, प्रिपेयर का ऑप्शन केवल R1 और 3B में है। इसके अलावा आपको एक IMS सिस्टम भी होता है जिसमें आपको अपने इनवॉइस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, वो हम वीडियो के मिड में ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटीआर 1। उसकी जो लास्ट डेट है वो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। इसकी जो ड्यू डेट है वो आप 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। जैसे फैब के लिए 11 मार्च है और फैब के लिए यहाँ पर 3B की डेट है वो 20 मार्च है। ठीक है, तो दो रिटर्न आपको यहाँ पर फाइल करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पर जो है अगर किसी पर्सन के काफ़ी कम इनवॉइस हैं तो प्रिपेयर ऑनलाइन करके डायरेक्ट फाइल कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर इस पोर्टल के द्वारा फ्री यूटिलिटी भी दी गई है। आप उसमें इनवॉइस सबमिट करके ऑफलाइन तरीके से भी फाइल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीका काफ़ी आसान है, इसमें डाटा है वो साथ के साथ अपडेट होता रहता है। तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टेबल्स ओपन होगी, 1 बाय 1 करके हम सारे टेबल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक एक टेबल आप ध्यान से समझिएगा। जरूरी नहीं आपके केस में सारे टेबल्स एप्लीकेबल हो। अगर आपको नील रिटर्न भरनी है तो बस यहाँ पर क्लिक करें फाइल पर और EBC के द्वारा सबमिट कर दें। ठीक है, यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद EBC का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, उसको वेरीफाई करते हैं, रिटर्न सबमिट। लेकिन मैं आपको पूरी डाटा के साथ यहाँ पर रिटर्न बता रहा हूँ, तो एक एक टेबल्स को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल्स है वो यहाँ पर B2B सप्लाई के रिगार्डिंग है।
तो आपकी पास जीएसटी नंबर है, सामने वाले पर्सन ने भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है, आप यहाँ पर उसको इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो इस वाले टेबल में आपको डिटेल्स एंटर करनी होगी। मैं ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिल इशू कर रहे हैं, जो बिल है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा है और अदर स्टेट में जारी कर रहे हैं, तो टेबल नंबर 5 में एंट्री होगी। एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो यहाँ पर टेबल है 6 से दी गई है। आपकी अगर सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को है और वो वैल्यू सेम स्टेट में 1 लाख की है, उससे ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदर स्टेट में 1 लाख से कम की है तो वो डिटेल्स यहाँ पर जाएगी। अगर आप रिलेटेड एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी सप्लाई करते हैं तो इस टेबल के अंदर में डाटा आएगा। अगर आपने इन वाली सप्लाई के रिगार्डिंग डेबिट नोट से क्रेडिट नोट इशू करने हैं, वो टेबल नंबर 9B में रजिस्टर्ड के रिगार्डिंग, 9B सेकंड टेबल में रजिस्टर्ड के रिगार्डिंग अपलोड होंगे। डेबिट या क्रेडिट नोट्स के रूल्स में सेलर के पास जीएसटी में पावर होती है जारी करने की। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सर्विसेज यहाँ पर एडवांस में आपको जीएसटी पे करना होता है। एडवांस अगर रिसीव हो गया है तो जब एडवांस रिसीव हो जाता है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होती है। जब एडवांस आपका एडजस्ट होगा, मतलब उसके नेक्स्ट में आप सप्लाई कंप्लीट कर लेंगे, इनवॉइस जो रूल्स होते हैं उसके बाद इनवॉइस जारी कर देंगे, तो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी ताकि डबल टैक्स ना देना पड़े और वो इनवॉइस इसी वाले टेबल में या फिर इस वाले टेबल में इसमें अपलोड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपने गुड्स या सर्विस जारी किया है उनके लिए आपको HSN की डिटेल डालनी होती है, HSN या SSC कोड की, ये भी मैंडेटरी है। टेबल नंबर 13 जितने डॉक्यूमेंट नंबर जहाँ से 1 से लेकर 10 तक आपने जारी किए हैं तो वो डिटेल्स यहाँ पर डालनी होती है। टेबल नंबर 14 एंड 15 जो है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए होती है, ये स्पेसिफाइड है, मैं इनको ओपन करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी कोई गलती हो गई है और आप उसको ट्रैक करते हैं नेक्स्ट मंथ में, उसके रिगार्डिंग आपके पास जो है अमेंडेड रिकॉर्ड करके ये टेबल आती है। जितनी टेबल हमने ऊपर डिस्कस किया उन सब का अमेंडमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, केवल टेबल नंबर 12 और 13 का अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। अगर आपने सेम मंथ में जैसे आपने फाइल की उसके बाद आपको मिस्टेक पता लग जाती है तो एक रिटर्न होती है GSTR 1A, वो रिटर्न यहाँ पर इसको फाइल करने के बाद एनेबल होती है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपकी कोई गलती हो गई है सेम मंथ में आप करेक्ट करना चाहते हैं तो 1A फाइल करेंगे। वैसे 1A के रिगार्डिंग मैंने अभी यहाँ पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है, वो एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है। इन सभी जो मैं आपको यहाँ पर कंबाइंड बता रहा हूँ इन सबकी सेपरेट वीडियो जो अवेलेबल है, पर यहाँ पर आज मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ उसको कवर। तो बाकी सारे टेबल्स में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये अब हम इसको एक वन बाय वन करके सारे टेबल्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 4A 4B 4C। इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सामने वाले पर्सन का GST नंबर डालना है, इनवॉइस नंबर, डेट, टोटल इनवॉइस की वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का आपका इनवॉइस है, 18% का टैक्स है, तो 1000 प्लस 180 यानी कि 1180 रुपये आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। POS में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। जैसे आप GST नंबर डालेंगे टेबल यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी। जिस भी रेट के आपके आइटम है उसके सामने यहाँ पर वैल्यू डाल देनी है। 18% के सामने 1000 डाल देना, यहाँ पर टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सामने वाले पर्सन का GST अगर अदर स्टेट का है तो यहाँ पर IGST आएगा और सेम स्टेट का है तो CGST IGST आएगा। सेव करते जाना है, एक एक रिकॉर्ड यहाँ पर सेव होता जाएगा। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, 1 बाय 1 करके सारे रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। उसके बाद टेबल नंबर 5 इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें भी डाटा जो है इनवॉइस वाइज ये एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है। यहाँ से POS सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी स्टेट में आपने सप्लाई जारी किया है, इनवॉइस नंबर, डेट, उसके बाद यहाँ पर टोटल वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, और वो जिस रेट की भी आइटम है उसके सामने आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एक रेट अगर एक इनवॉइस में अलग अलग रेट है तो भी एंटर हो सकती है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है वो यहाँ पर 6 से है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी ऐड रिकॉर्ड करके एक एक रिकॉर्ड आपको ऐड करना होगा। तो पहले इनवॉइस नंबर एंटर करना है, डेट एंटर करनी है, टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, एक विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने LUT फाइल किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पर आपकी टैक्सेबल वैल्यू टोटल वैल्यू होगी, और अगर आप इसको विद टैक्स कर रहे हैं तो फिर टैक्सेबल प्लस टैक्स होगी। जिस भी रेट के आइटम है उसके सामने यहाँ पर एंटर करना है, 0 में एंटर नहीं करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो अगली टेबल है वो टेबल नंबर 7, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो 2 तरीके से है। एक तो आपको सेलेक्ट करना होगा स्टेट किस स्टेट में सप्लाई है, उसके बाद रेट सेलेक्ट करना होगा। तो अगर एक ही स्टेट में 2 अलग अलग रेट की सप्लाई है तो फिर 2 बार आपको वैल्यू ऐड करनी होगी। इस पूरे मंथ में जो भी आपकी सेल हुई है इस पर्टिकुलर रेट के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको लिख देना है। टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा, सेव करते जाना है। 1 बाय 1 करके सारे रिकॉर्ड्स भी इस तरीके से आपको ऐड करने हैं। उसके बाद टेबल नंबर 8A 8B 8C, तो इसमें 3 तरीके की सप्लाई है, रिलेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन GST। यहाँ पर इंटर का मतलब है लोकल, मतलब सेम स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को डिटेल यहाँ पर आएगी। टेबल जो ऊपर मैंने बताई है टेबल 4, 5, 6, 7 उसमें एंट्री नहीं होगी। अगर आपकी जो सप्लाई है वो यहाँ पर
इस टाइप की अनरिलेटेड एग्जेम्प्टेड ऑन जीएसटी केवल इसी टेबल में डाटा आएगा। इंटर स्टेट मतलब लोकल सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को, इंटर का मतलब है अदर स्टेट में सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन, और ये अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसके सामने जिस भी रो या कॉलम में डाटा आपको एंटर कर देना है, सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अगर डेबिट क्रेडिट नोट जारी करना है रजिस्टर्ड पर्सन को तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें जो डाटा है वो टेबल नंबर 4 के तरीके से ही एंटर होगा। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नोट को इनवॉइस से डिलिंक कर दिया गया है। जीएसटी नंबर डालना है, डेबिट क्रेडिट नोट का नंबर, डेट, टाइप क्या है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर जीएसटी के साथ टोटल वैल्यू आएगी, पीओएस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टेबल एक्सटेंड होगी, जिस रेट के आइटम है उसके सामने लिख देना है। तो जैसे टेबल नंबर 4 में एंट्री है सेम ऐसे यहाँ पर एंट्री होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है 9B, या रजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई हुई है, तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो केवल यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। खुद से यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट होगा, डेबिट नोट का नंबर, टाइप, ये सब चीज़ें डालने के बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उस स्टेट में जितनी आपकी सप्लाई है जिस रेट की, उसके सामने वैल्यू लिख देनी है। जो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है वो यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट नोट के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जो एडजस्टमेंट वाली टेबल है उसमें आपको स्टेट वाइज डाटा एंटर करना है। पर्टिकुलर किस पीओएस में आपने सप्लाई किया वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद जिस भी रेट के आइटम है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इससे टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पर आपकी अराइज हो। ठीक है, उसके बाद मैं अभी यहाँ पर बैक पर क्लिक कर देता हूँ। एक एक करके आपको डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी होगी। फिर इस टेबल की जब एडजस्टमेंट होगी तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ऐड स्टेट वाइज जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ से लेस हो जाएगी, और फिर इसके लिए आपको इनवॉइस वहाँ पर अपलोड करने की रिक्वायरमेंट है कि टेबल नंबर 4A, 5, 6 और 7। इसके बाद यहाँ पर जो है HSN की समरी एंटर करनी होगी। यहाँ पर B2B और B2C दो तरीके की अलग अलग यहाँ पर टेबल्स दी गई हैं। तो अगर आपने B2B पर्सन को इनवॉइस जारी किए हैं तो यहाँ पर आपको HSN कोड सर्च करना होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर HSN कोड आप सर्च करेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर UQC की बंडल्स में था, पीसेस में था, बैग्स में था। फिर उसके बाद टोटल क्वांटिटी इस पर्टिकुलर HSN कोड के रिगार्डिंग रेट वाइज आपको डिटेल्स ऐड करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST, SGST में जो भी टैक्स है ऐड पर क्लिक कर देना है। 1 बाई 1 करके इसी तरीके से सारी रो यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर टेबल नंबर 13, तो टेबल नंबर 13 में केवल इनवॉइस नंबर डिटेल एंटर करनी होती है। जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया ऐड पर क्लिक करना है। वो नंबर आपने 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक के इनवॉइस जारी किया, तो यहाँ पर 1 आएगा, 15 आएगा, टोटल कितने नंबर है, क्या इसमें से कोई इनवॉइस कैंसिल हुआ है, टोटल नेट इशू आ जाएगा। उसके बाद नीचे सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके इनवॉइसेस, डिलीवरी चालान्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने इशू किया है उनकी डिटेल्स यहाँ पर देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो टेबल है वो टेबल नंबर 14 है। ये यहाँ पर जब आपको ऐड करनी होती है, सप्लाई आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट के द्वारा की है तो उनका GST नंबर आएगा, टोटल कितनी सप्लाई इनिशिएट किया उस पर टैक्स कितना है। यहाँ पर नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई एंटर करने की रिक्वायरमेंट आती है टेबल नंबर 14 में। टेबल नंबर 15 में वो सप्लाई एंटर होगी जहाँ पर सामने वाले पर्सन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ओला उबेर का एग्जांपल लिया जा सकता है। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई हुई है, अनरजिस्टर्ड पर्सन हुई है, अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को हुई है, ये डिटेल्स उनको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा यहाँ पर अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आती है। वैसे जनरली सबके केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर अमेंडमेंट की अगर बात करें, टेबल नंबर जो 9A है वो यहाँ पर आपके टेबल नंबर 4 से लिंक किया है। जैसे हमने टेबल नंबर यहाँ पर 4A में डाटा एंटर किया था, बस यहाँ पर क्या है, सर्च क्राइटेरिया यहाँ पर क्लिक करना है, ईयर यहाँ पर आएगा, उसके बाद इनवॉइस नंबर डाल देना है, अमेंड पर क्लिक करना है, पूरा इनवॉइस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी एडिट करना है आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टेबल बनाई गई है वो लिंक्ड है। मैं आपको बताता हूँ कौन सी टेबल किससे यहाँ पर लिंक की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो टेबल नंबर 9 है वो टेबल नंबर 5 से लिंक है। जैसे हमने लार्ज इनवॉइस वाले देखा था 1 लाख से ऊपर वाले, उसकी अमेंडमेंट यहाँ पर होगी। टेबल नंबर 6 से जो है उसके लिए टेबल नंबर 9A लिंक किया गया है, बस आपको इनवॉइस नंबर डालना है, अमेंडमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। टेबल नंबर जो 9B है रजिस्टर्ड के रिगार्डिंग, वो टेबल नंबर 9C से लिंक की गई है। 2 मोड्स दिए गए, एक रजिस्टर्ड के लिए, एक अनरजिस्टर्ड के लिए। टेबल नंबर 7 जो है वो 10 से लिंक्ड है, यानी कि आपको स्टेट वाइज या रेट वाइज चेंज करना है तो यहाँ पर आप कर पाएंगे। टेबल नंबर 11 जो है वो आपकी एडवांस्ड जो अब आप रिसीव करते हो उस पर टैक्स की लायबिलिटी के रिगार्डिंग है, और 11B जो है वो इसके रिगार्डिंग है, यहाँ पर आपको उसको एडजस्टमेंट करना होता है। टेबल 12, 13 का कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता है। टेबल 14 और 15 के लिए यहाँ पर जो है अमेंडमेंट के लिए टेबल दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जनरेट समरी पर क्लिक करना है, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू फाइल, EBC के द्वारा सबमिट रिटर्न हो जाएगी। तो मैंने आपको R1 बता दिया। अब यहाँ पर चलते हैं GSTR 1A, देन उसके बाद यहाँ पर हम GSTR 2A 2B चेक करेंगे, फिर उसके बाद GSTR 3B फाइल करेंगे। जब आपकी यहाँ पर 1A फाइल GSTR 1 फाइल हो जाती है उसके बाद यहाँ पर 1A अवेलेबल होगी। इस पर आपको जो है यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है।
जैसा आपने अभी GSTR1 देखी है, सेम उसी तरीके से आप 1A फाइल कर पाएंगे। मतलब आपको कोई इनवॉइस अगर ऐड करना है तो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे, इनवॉइस में कोई अमेंडमेंट करना है वो भी आप कर पाएंगे। एक्टिविटी यहाँ पर सेम मंथ में हो पाएगी, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पर जो सामने वाला पर्सन है उसको यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। इसका रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि ये जैसे आपकी डेट यहाँ पर क्रॉस होती है 11, 13, उसके बाद ये 14 को जनरेट होती है, और इसमें जो भी यहाँ पर आप ऐड करते हैं, कोई नया इनवॉइस आप ऐड कर रहे हैं, वो सप्लाई किसी भी टाइप की है, सारी टेबल्स इसकी GSTR1 की तरह ही है, तो सेम वो उसी की एक तरीके से रेप्लिका है। और यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप एंटर करेंगे उसका बेनिफिट सामने वाले पर्सन अगर B2B है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ में उसको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे आप इसको फाइल करेंगे, जो मैंने अभी आपको डिटेल्स बताई है, सेम उसी तरह की डिटेल्स यहाँ पर भी ऐड होगी। टेबल नंबर 12, 13 में कोई भी आप भूल गए हैं, एडिशन करना चाहता है जैसे HSN कोड्स में या फिर टेबल नंबर 13 में, वो ऐड यहाँ पर डिटेल्स कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई आपको अमेंडमेंट करनी है वैल्यूज में तो यहाँ पर आप कर पाएंगे। अमेंडमेंट के भी सेम सारी टेबल्स यहाँ पर प्रोवाइड किया है, एडिशनल 1 आपको दे दी गई है ताकि सेम मंथ की मिस्टेक आप सेम मंथ में सही कर पाए। लेकिन जो क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है वो सामने वाले पर्सन को नेक्स्ट मंथ में दिया जाएगा। डिटेल्स भरने के बाद जनरेट समरी पर क्लिक करना है। अगर आपने एक बार 3B भर दी तो आप 1A फाइल नहीं कर पाएंगे, पहले 1A फाइल करके सही कर लीजिएगा। जब आपकी 1A फाइल भी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो है आप 3B फाइल कर पाएंगे। उसमें भी जनरेट समरी पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू फाइल करके EBC के द्वारा सबमिट यहाँ पर करना होगा। चलिए अब यहाँ पर GSTR2 देख लेते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस टाइप का मैसेज आएगा आपके सामने। फिर उसके बाद इस पेज पर आपको क्लिक कर देना है ऑल टेबल्स पर। जैसे आप यहाँ पर ऑल टेबल्स पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ड्यूरिंग द मंथ में जो भी आपके इनवॉइसेस हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 2B के अंदर में जरूरी नहीं है इसी मंथ के इनवॉइस, हो सकता है प्रीवियस मंथ या उससे प्रीवियस मंथ के जो भी इनवॉइस है, अगर सामने वाले पर्सन ने रिटर्न डिले फाइल की है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये पूरी की पूरी डिटेल्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, इसको आपको अपने इनवॉइस से एक बार वेरीफाई कर लेना होता है। अगर आप इसमें से कोई भी एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए IMS का ऑप्शन है, वो भी मैं अभी यहाँ पर आपको बता दूंगा। एक एक इनवॉइस को प्रॉपर्ली चेक कर ले, इसमें से जो एलिजिबल ITC है वो अलग कर ले, इनएलिजिबल ITC अलग कर ले। 3B में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पर्टिकुलर अगर आपको कोई भी इनवॉइस यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है अभी तक पार्टी ने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो आप उसके यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। GST पोर्टल के द्वारा भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो आपको एलिजिबल, इनएलिजिबल ITC जो है वो अलग करने होंगे। इसमें जो एलिजिबल ITC है वो आप क्लेम कर पाएंगे। मैंने आपको 2B बता दिया, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ, जो भी अगर आपको एक्शन लेना है वो IMS में लेना होगा। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर 2A भी दिखा देता हूँ। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक और फैसिलिटी दी गई है, आप चाहें तो उसको यहाँ पर PDF में, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर इस तरीके से आती है कि भाई क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की आपकी लायबिलिटी है, ITC जो सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन के रिगार्डिंग है वो क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग क्या है। तो ये टेबल नंबर 4, 3B की जो टेबल नंबर 4 है उसके तरीके से इसको बनाया गया है। जो ITC अवेलेबल नहीं है उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी, जो ITC रिवर्सल के लिए एलिजिबल है, ITC रिजेक्टेड है, वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अभी मैं आपको यहाँ पर जो भी डाउनलोड करना है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर IMS ओपन करना है तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको अलग से ऑप्शन बता देता हूँ। तो जो ये रिटर्न है 2B आपको नहीं भरनी होती है, इस तरीके से GSTR2A भी आपको नहीं भरनी होती है। मैं 2A भी आपको दिखा देता हूँ। व्यू पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप के यहाँ पर टेबल्स आ जाएंगी। इसमें क्या है, सारा डाटा जो है वो एक जगह मर्ज नहीं है, अलग अलग है। जैसे कि जो भी सामने वाले पर्सन ने B2B का इनवॉइस दिए वो यहाँ पर आएंगे, कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। जो अमेंडमेंट है B2B का वो यहाँ पर दिखेगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के रिगार्डिंग अमेंडमेंट है वो यहाँ पर। ये ई-कॉमर्स वाले डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। IHD के अलग से डिटेल्स दी गई है। TDS कोई क्रेडिट्स है वो यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, TDS TCS क्रेडिट। कोई आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, बिल ऑफ एंट्री है, उसके रिगार्डिंग जो आपको इनपुट टैक्स मिलता है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी B2B दिखा देता हूँ आपको। B2B पर आप क्लिक करेंगे, पूरी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस 2A में आपके जो है कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर इस पर्सन के रिगार्डिंग है, GSTR1 IFF है, 12th में फाइल की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी भी दिखती है, ये भी दिखाता है कि सामने वाले पर्सन अपनी 3B अभी तक फाइल किया है या नहीं किया है। डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेगी। तो इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी जितने भी इनवॉइस है इस मंथ में सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इसको भी चाहे तो आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 2A और 2B दोनों आपको बता दिया है, ये आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी पर एक्शन लेना है तो आप इसके रिगार्डिंग IMS में जाकर एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैंने डैशबोर्ड पर क्लिक कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर सर्विस में जाना है, रिटर्न्स में क्लिक करना है, IMS डैशबोर्ड, इस पर आप आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको इन्वर्टर सप्लाई पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो आपके B2B के इनवॉइस है वो सारे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो इसको आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हैं। अगर आप इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि आपने सारे के सारे जो इनवॉइस है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं। वैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है मैं क्लिक कर लेता हूँ B2B इनवॉइस पर। देखिए जितने भी आपके इनवॉइसेस है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो ITC के लिए एलिजिबल है। बाकी जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले इनवॉइस है वो तो आपको खुद से डिटेल्स एंटर ऐड करनी होती है, वो डिटेल्स यहाँ पर नहीं आती। अब अगर आप इसमें से किसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो ये आपके 3B में नहीं जाएगा। अगर आप इसको पेंडिंग करना चाहते हैं तो पेंडिंग भी कर सकते हैं, कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी परचेज है नहीं है उसके बाद आप इसको क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है डिटेल्स दी जाती हैं, सोर्स भी आता है प्रॉपर, कब GSTR1 फाइल की गई है, इनवॉइस की रेट क्या है, इनवॉइस की वैल्यूज कितनी है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के मिलती है। पर ये भी IMS पर भी एक्शन लेना आपको मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी रिटर्न है वो आपकी GSTR1 और 3B है। तो मैंने आपको GSTR1, 2A, 2B और IMS ये सब चीज़ें बता दी। अब मैं आपको GSTR3B बता देता हूँ। उसके लिए हम फिर से यहाँ पर सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। फैब पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो GSTR3B फाइल नहीं हुई है, इसके बाद प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा। और उसके बाद जो टेबल है यहाँ पर मैंडेटरी टेबल है 3.1, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जो डाटा है यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। इसकी जो टेबल है 3.2 ये फ्रीज हो चुकी है, मतलब इसमें अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो पहले आपको GSTR1A में अमेंडमेंट करनी होगी, कोई भी डाटा करेक्शन करना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो टेबल नंबर 3.1 इसमें डाटा ऑटोमेटिकली आता है, लेकिन इसमें जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला डाटा है वो एक बार आपको चेक कर लेना होता है। मैं भी यहाँ पर आपको ओपन करके देता हूँ, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने सप्लाई इनिशिएट की होगी ड्यूरिंग द मंथ में वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। रिवर्स चार्ज की जो वैल्यू है यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली ये 2B से कंसिडर करता है। फिर भी एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, पूरा डाटा यहाँ पर आता है। इसका जो क्लेम है वो आप यहाँ पर टेबल नंबर 4 में करते हैं। बस चीज़ों को चेक करके आपको कंफर्म कर लेना होता है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है 3.1.1, ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। इसमें भी जो डाटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता है आपके GSTR1 से, ठीक है। टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 15 के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। तो टेबल नंबर मेन दिखाया तो है टेबल नंबर 15 से इसमें डाटा ऑटोमेटिकली आता है, जहाँ पर आपको जहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज पर टैक्स पे करते हैं, जैसे ओला, उबेर, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। बाकी जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो केवल टैक्स जो पर्सन रजिस्टर्ड है उन पर ही करते हैं, वो खुद से पे करेंगे। बाकी ये पेमेंट एग्रीगेटर की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इनके बिहाफ पर GST नहीं जमा कर रहे हैं, वो डिटेल्स यहाँ पर अपलोड होती है, ठीक है। तो ये टेबल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें जो डाटा है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर आता है। कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो यहाँ पर गाइडलाइंस भी दी गई है कि आप 1A के थ्रू अमेंडमेंट करेंगे। इसको कंफर्म करके सेव कर देना है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेबल है वो यहाँ पर टेबल नंबर 4 है, ठीक है। टेबल नंबर 5 और 5.1 ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। टेबल नंबर 4 पर क्लिक कर लेते हैं। जो आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं डाटा ऑटोमेटिकली 2A से यहाँ पर आता है, 2A से। सर्विस के रिगार्डिंग इंपोर्ट है वो डिटेल्स यहाँ पर आती है IGST के रिगार्डिंग। जो आपका यहाँ पर जो आपने इनवर्ट सप्लाई है इस पर RCM एप्लीकेबल है वो डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब सेम मंथ में आपको उसका इनपुट मिल जाता है। IGST के रिगार्डिंग डाटा भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर आता है। यहाँ पर आपको IGST से इनपुट टैक्स रेट दिया जाता है। उसके अलावा कोई अदर ITC है, सारा ITC आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये आपका टोटल ITC यहाँ पर दिया रहता है। इसमें से कोई भी अगर आपका इनएलिजिबल ITC है तो आपको यहाँ पर रिवर्स करना होगा। ये जो आपका रिवर्सल है परमानेंट टाइप का है। इस वाले टेबल के अंडर में रूल 38, 42, 43 के रिगार्डिंग या सेक्शन 75, सेक्शन 17, सेक्शन 5 के रिगार्डिंग कोई ब्लॉक ITC है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप कर्सर करेंगे तो डिटेल्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी। कोई ऐसा ITC जो कि आपको अभी रिवर्सल करना है, बाद में रिक्लेम करना है, तो अदर्स में आप यहाँ पर एंटर करेंगे, ये आपके सेपरेट लेजर में चला जाएगा। ये डिटेल जो यहाँ पर नेट दिख रही है ये आपको आपका एलिजिबल ITC है जो कि आपको क्लेम करने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अदर्स डिटेल्स आ रही हैं। अदर्स डिटेल्स में यहाँ पर जो है ITC रिक्लेम, तो ये जो आपने रिक्लेम करना है जिस मंथ में आप रिक्लेम करेंगे, रिक्लेम तो आप इसी वाले टेबल में करेंगे, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर आपको करनी होगी। जो आपका ITC है जो कि ब्लॉक्ड है सेक्शन 16, सेक्शन 4 के रिगार्डिंग या POS रूल के रिगार्डिंग, वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करके सेव कर देना है। अब बात करते हैं टेबल नंबर 5 की। अगर आप ऐसे सप्लाई इनिशिएट करते हैं जो कि मैंने आपको बताया था टेबल 8 से लिंक्ड है, उसकी जो परचेज है वो परचेज की वैल्यू एंटर यहाँ पर करनी होगी। इंटर का मतलब लोकल है, इंटर का मतलब अदर स्टेट है, और इंटर का मतलब है लोकल, यानी कि सेम स्टेट में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो डिटेल्स यहाँ पर देनी है। और अगर आपने यहाँ पर जो है दूसरे स्टेट से परचेज की है इनवर्ट सप्लाई के रिगार्डिंग, तो वो डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। पहले जो पॉइंट है वो कंपोजिशन, एग्जाम्प्ट यानी रिलेटेड सप्लाई है उसके रिगार्डिंग है, कोई भी अगर परचेज है।
नॉन जीएसटी के लिए सेपरेट टेबल यहाँ पर दी गई है। कंफर्म पर क्लिक करके सेव कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर टेबल नंबर 5 ये इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है। यहाँ पर नया अमेंडमेंट आ चुका है। जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिकली होगा। लास्ट मंथ में अगर आपकी डिले फाइल हुई है उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। और लेट फीस वाली जो टेबल है वो तो ब्लॉक्ड रहती है। उसके बाद एक बार रिकम्प्यूट करके इंटरेस्ट को रिकम्प्यूट कर लिया, कंफर्म करके सेव कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सेव GSTR 3B का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में टेबल में इस तरीके का अमेंडमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये अब यहाँ पर नया अमेंडमेंट आ चुका है। इसमें आपका जो ITC है वो एडजस्ट होता है, जो कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी होती है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर कैश लेजर में जो बैलेंस है उसको तो आपको डायरेक्टली जमा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो क्रेडिट है वो तभी अलाउड होता है जब आप इसको डायरेक्ट बैंक से पे करते हैं। बाकी अदर जो ITC है उसके रूल्स इस तरीके से हैं। जो IGST का बैलेंस है पहले वो IGST से एडजस्ट होगा, फिर CGST से, फिर SGST से। फिर उसके बाद अगर कोई आपकी IGST की लायबिलिटी अगर रह जाती है तो ये यहाँ पर नया अमेंडमेंट है कि CGST और SGST किसी से भी एडजस्ट हो सकती है। बाकी जो रूल्स है एडजस्टमेंट के, CGST और SGST आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते, वो यहाँ पर दोनों चीज़ें ब्लॉक रखी गई हैं। बाकी सभी एडजस्टमेंट अलाउड है। उसके बाद मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस टाइप का मैसेज आएगा, एग्री पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफसेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे। लेकिन काफी केस में क्या है कि प्रोसीड टू फाइल का बटन है जो यहाँ पर आपको डिसेबल मिलेगा, तो आपको यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी एंड कंपैरिजन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस टाइप का टेबल आएगा। अब यहाँ पर आप जो है, अभी मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सेव पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। लायबिलिटी है वो यहाँ पर सेव होगी। अगर आपने इस मंथ में किसी प्रीवियस मंथ का GST भी भरा हुआ है तो यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करेंगे और उस मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट करके जो भी उसका टैक्स यहाँ पर आ रहे हैं उसको यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको सेपरेट करना होगा, ताकि गवर्नमेंट को पता लग सके कि आपका जो ITC किस मंथ का था। उसके बाद वेरिफिकेशन पर टिक करना है, यहाँ से ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट कर लेना है, EVC पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएंगे। जैसे आप OTP को वेरीफाई कर देंगे तो आपकी जो GSTR 3B है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। काफी केस में क्या रहता है, इस टाइप का एरर रहता है OTP जनरेट में, तो आप इसको फिर से रिफ्रेश करके प्रोसीड कर सकते हैं। फाइल करने के बाद आपके सामने इस टाइप का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। अगर आपको डाउनलोड करके रखना है तो आप GSTR 3B यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो मैंने आपको R1 3B 2A 2B उसके अलावा IMS कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। बाकी इसमें टाइम टू टाइम काफी सारे अमेंडमेंट आते रहते हैं, तो मैं यहाँ पर सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।